Hello students, this is Simbala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study History chapter 1st of class 10th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक उदारवादियों की क्रांति 1848 उदारवादियों की क्रांति, यानी कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों के अंदर गरीबी, बेरोजगारी व भुखमरी से जो परेशान किसान थे, किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके बराबर में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के अंदर भी एक क्रांति हो रही थी, यानी कि न केवल किसानों व मजदूर बल्कि मध्यम वर्ग भी क्रांति कर रहा था। फरवरी 1848 की घटनाओं से जो है राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और वहां पर एक गणतंत्र सरकार की घोषणा की गई जो कि पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, यूरोप के अनेक भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया, यानी कि यूरोप के दूसरे देशों के अंदर भी जो है संविधान की मांग को जो है जोड़ा जा रहा था, यानी कि एक राष्ट्रीय एकीकरण की, राष्ट्र को एक करने की मांग को लेकर संविधान की डिमांड की जा रही थी। इसके अलावा बढ़ते हुए जन असंतोष के कारण जो है एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को और आगे बढ़ाया गया और वो राष्ट्र जो है जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी के सिद्धांतों पर आधारित था, कि यानी कि एक ऐसा राष्ट्र निर्माण चाहते थे जो कि संसदीय सिद्धांतों पर आधारित। इसके बाद आता है कि किस तरह जो है जर्मन संसद के अंदर, ये जर्मन के इलाकों में फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किस प्रकार हुआ। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मन के इलाकों में अनेक संख्या में जो राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर एक सार्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया। तब जो है इस मतदान के अंदर जो है कि 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जो है एक जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद जो थी सेंट पॉल चर्च के अंदर आयोजित की गई थी और वहां पर उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस जो है संसद की अध्यक्षता जो है एक राजा ने की और जिसे संसद के अधीन रहकर कार्य करना जरूरी था। जब प्रतिनिधियों ने पर्चा के राजा जो है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसे जो है अस्वीकार कर दिया गया और इसके अलावा वहां पर कुलीन वर्ग और सेना का विरोध दिन भर दिन बढ़ता गया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया गया। अब आते हैं सामाजिक विचार। जो अभी हमने पढ़ा था वो उदारवाद के राजनीतिक विचार थे, अब है उदारवादी आंदोलन के सामाजिक विचार। इसके अंतर्गत जो है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया और नए नए अपने राजनीतिक संगठनों की स्थापना की। एक हमारा क्वेश्चन आता है, लुइजी ऑटो पीटर्स कौन थी। लुइजी ऑटो पीटर्स जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। जब ये जो अभी हमने पढ़ा था कि सेंट पॉल चर्च में जो एक सभा आयोजित की गई थी, उसमें महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया गया और महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया, यानी कि केवल दर्शकों की नजर, केवल देखने के लिए जो है उन्हें पीछे खड़े होने की इजाजत दी गई, उन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया गया। तीसरा, रूस में भूदासता और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को अधिक स्वायत्ता प्रदान की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जर्मनी और इटली का निर्माण, यानी जर्मनी और इटली का किस तरह एकीकरण हुआ, जर्मनी और इटली किस तरह एक नए राष्ट्र के रूप में संगठित हुए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जर्मनी के बारे में।
1848 में जर्मन महासंघ के अनेक इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था और ये राष्ट्र निर्माण जो है राजशाही व फौज की ताकत ने मिलकर इसको दबा दिया। तब जो है पर्शिया के बड़े बड़े भूस्वामियों ने इसका समर्थन भी किया। उसके बाद पर्शिया ने जो है राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन के नेतृत्व की कमान अपने हाथों में ले ली और उसका जो मंत्री था पर्शिया का मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क वो इस प्रक्रिया का जनक था, यानी कि इसमें उसकी अहम भूमिका थी। इसने पर्शिया की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 सालों के अंदर ही ऑस्ट्रिया, डेनमार्क व फ्रांस से 3 युद्धों में जीत प्राप्त की और पर्शिया के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 के अंदर वर्साई में एक समारोह के दौरान पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, यानी कि जर्मनी को एकीकृत साम्राज्य बना दिया गया। दूसरा है इटली, कि जर्मनी की तरह इटली का भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, यानी कि उसमें इटली जो था छोटे छोटे राजनीतिक टुकड़ों में बंटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से केवल एक राज्य के ऊपर सार्डिनिया पीठमान के इतालवी राजघराने का शासन था। 1830 के दशक में जुसेप्पे मैत्सिनी ने जो है इटली के लिए गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। 1831 से 48 के अंदर कई क्रांतिकारी विद्रोह हुए और जिसमें इटली को असफलता का सामना करना पड़ा। तो इन विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीठमान के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को दे दी गई। विक्टर इमैनुएल द्वितीय का जो मंत्री था कावूर, उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के आंदोलन का नेतृत्व किया, क्योंकि जो कावूर जो था ना तो वो एक क्रांतिकारी था ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। वह अभिजात वर्ग और शिक्षित वर्ग की तरह इतालवी भाषा में वो इससे ज्यादा फ्रेंच भाषा बहुत अच्छे से बोलता था। उसने फ्रांस से सार्डिनिया पीठमान की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे कावूर का हाथ था, इसके जरिए जो है उसने सार्डिनिया पीठमान 1851 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। यानी कि कावूर की मदद से जो है ये ऑस्ट्रेलियाई बलों को यानी ऑस्ट्रेलियाई देशों को हराने में कामयाबी मिली। 1860 में वे लोग जो है इटली और सिलोसिया के राज्य में सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और वहां से स्पेन के शासकों को हटाने के लिए उन्होंने वहां के किसानों से समर्थन प्राप्त किया और 1861 में इस विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित कर दिया गया, अर्थात जर्मनी की तरह इटली का एकीकरण हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्रिटेन की अजब दास्तान, यानी कि ब्रिटेन के अंदर राष्ट्र राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ। जैसे जर्मनी और इटली में हुआ था, इसी तरह ब्रिटेन के अंदर भी राष्ट्र राज्य का निर्माण एक बहुत बड़ी क्रांति के परिणाम स्वरूप। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र जो था ये इसमें अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश आदि अनेक निर्जातीय समूहों की जातियां रहती थी और इन सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र यानी ब्रिटेन राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह अन्य राष्ट्रों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हुआ और 1688 में इसने राजतंत्र से ताकत छीन ली और संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया, जिसके केंद्र में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यानी कि इंग्लैंड को ही जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया। इसके बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया और एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। इसके बाद ब्रिटेन की प्रतीक चिन्ह जैसे कि ब्रितानी झंडा, जिसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग, इनको बहुत अधिक जो है
बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र जो थे इसके सहयोग के रूप में रह गए, यानी कि इसके सहयोगी राष्ट्र के रूप में इसकी सहायता करने वाले बन गए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राष्ट्र की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। मानवीकरण करना यानी राष्ट्र को मानव के रूप में जो है प्रदर्शित करना। उन्होंने एक राष्ट्र को ऐसे चित्रित किया जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को जो है ज्यादातर नारी के वेश के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि राष्ट्र को नारी का जामा पहनाते हुए जो है उसे प्रदर्शित किया जाता था, और यानी कि नारी की छवि जो है राष्ट्र का रूपक बन गई। स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर है, यानी कि लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, और इंसाफ को आमतौर पर महिला के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और जिसके हाथ में तराजू है। तो इस तरह नारी रूपों का आविष्कार करने वाले कलाकारों ने 19वीं सदी में फ्रांस में उसे लोकप्रिय नाम मारियान दिया गया, यानी कि फ्रांस का प्रतीक मारियान है। उसके चिन्ह थे स्वतंत्रता और गणतंत्र के लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं जो है सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य यानी कि संबंध स्थापित कर सकें। मारियान की छवि को टिकटों और सिक्कों के ऊपर भी अंकित किया गया। इसी तरह जैसे कि मारियान जो थी फ्रांस की प्रतीक थी और जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 1871 के बाद यूरोप में जो है गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र था। मुख्य स्रोत था बाल्कान क्षेत्र, और इस क्षेत्र के अंदर भौगोलिक व जातीय भिन्नताएं मौजूद थी। इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो आदि देश शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, स्लाव यानी डास। बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो ऑटोमान साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र के अंदर रोमानी राष्ट्रवाद के विचार जो है फैलने लगे, जिसके कारण ऑटोमान साम्राज्य के विघटन की स्थिति और भी ज्यादा विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी के अंदर ऑटोमान साम्राज्य के ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए जो है मजबूती प्रदान करना चाहा, लेकिन उसे ज्यादा सफलताएं नहीं मिली, और उसके बावजूद भी धीरे धीरे एक एक करके ये राष्ट्र जो थे यूरोपीय राष्ट्रीयताएं यानी कि यूरोपीय राष्ट्र उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। बाल्कान लोगों ने जो है आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया, यानी कि बाल्कान प्रदेशों में जो तनाव उभर रहा था उसने जो है और भी ज्यादा जो है लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया, यानी कि वो इतिहास के जरिए यह साबित करना चाहते थे कि वो पहले प्राचीन काल में स्वतंत्र थे, लेकिन विदेशी शक्तियों ने एक एक करके उन्हें अपने अधीन कर लिया। यानी कि बाल्कान प्रदेशों के अंदर जो है राष्ट्रवादी तनाव पनपने के मुख्य कारण ये थे। इसके बाद आता है साम्राज्यवाद से जुड़कर 1914 में राष्ट्रवाद ने जो है यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। इस कारण जो है विश्व के अनेक देशों में 19वीं सदी के अंदर यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया और साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। लेकिन ये विचार जो है समाजों को राष्ट्र राज्यों के रूप में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक बन गया। यानी कि जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की भावनाएं थी, इन्होंने जो है हर एक देश के अंदर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं पैदा की कि हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए,
और जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, साम्राज्यवाद को खत्म करके अपने देश को आजादी के लिए जो है आजादी का प्रयास करना चाहिए और सार्वभौमिक जो है वो मत को अपनाना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को राष्ट्र के अंदर हिस्सेदार बनाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।